हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आई होप आपने मेरे पहले जो मैंने एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट पेस्ट बनाए हैं, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू देम, आपको पसंद आए होंगे। ऑन द सेम पैटर्न मैंने एक्सट्रैक्ट पेस्ट एमसीक्यू जो आपके टर्म 1 में एग्ज़ाम में इस बार एज पर द न्यू सीबीएसई सिलेबस आने हैं, उसके ऊपर मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इन दिस वीडियो आई विल कवर डस्ट ऑफ स्नो एंड फॉलोड बाय फायर एंड आइस। तो मैं दो पोएम्स आपकी जो हैं क्या बुक की, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, जो टर्म 1 का आपका सिलेबस है वो मैं कर रहा हूँ। सो इट विल बी मोस्ट लाइकली इन 2 वीडियोज़। वन वीडियो विल बी फॉर डस्ट ऑफ स्नो, द अदर वन फॉर फायर एंड आइस। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई साइट। ये आपका सिलेबस है इन लिटरेचर। दीज आर द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, text to assess interpretation, inference, extrapolation beyond the text and across the text. So let's quickly start. So this is dust of snow, and I said I will be covering fire and ice also. पहले हम dust of snow cover कर रहे हैं. So जो extract इसमें use किया गया है students from the poem is the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now, the first extract-based multiple choice question, and this is, of the many symbols the hemlock tree represents, choose the one that frost drew upon in all likelihood for this poem. तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली जो पोम के जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे एक्सट्रैक्ट पेस्ट, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, पर अगर आप उसको ठंडे दिमाग से शांति से पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। इज इट रिप्रेजेंटिंग सिंबल ऑफ लॉन्गिविटी, यानी कि आपकी उम्र लंबी होती है, टुगेदरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीलिंग कि किसी को हील कर रहा है, या प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, बट आपको मैं बड़े आराम से समझाऊंगा जिससे कि आपको ये याद भी रहेगा अगर एग्जाम में आएगा, एंड यू विल नॉट सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन द पोम, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जो पोएट है उसका मूड चेंज कैसे हुआ? हेमलॉक ट्री के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसके कारण। तो हेमलॉक ट्री ने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हु विल चेंज द मूड, हु विल change a sad mood to a happy mood, someone who has the power to heal, किसी को हील करने की पावर जिसमें होती है। सो यहाँ पे upon in all likelihood for this poem it is representing healing. आप ऑनलाइन जाएंगे, you may find answer as protection many places, but that is all incorrect. The correct answer for this is healing. Let's go to the next question. Choose the option that lists the possible feelings of the poet prior to the experience shared in the poem. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि फील कर रहा था पोएट, उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जब गिरी उससे पहले, यानी कि जब उसका मूड चेंज हुआ उससे पहले उसका मूड या उसकी फीलिंग्स कैसी थी। हमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट जो करेक्ट आंसर हमें चूज़ करना है वो इन ABCD में से चूज़ करना है। मैंने आपको पहले वाले MCQ में भी बताया था, इसकी सबसे आसान ट्रिक होती है, आपको जो 100% पता है कि आंसर उसका पार्ट है, पहले आप उसको ढूंढ लीजिए। फर्स्ट है रीअश्योर्ड, रीअश्योर्ड तो नहीं था। सेकंड इज डिसअपॉइंटेड, डेफिनेटली हमें पता है कि पोम में पोएट शुरू में डिसअपॉइंटेड था, तो जो भी ऑप्शन में नंबर 2 आएगा वो एक आपका
आंसर का ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं किस किस में नंबर 2 आया है। पहले ए में 1, 3 एंड 7 है, नहीं आया है। बी में 2, 4 एंड 6 आया है। तो मोस्ट लाइकली हमारा जो आंसर है वो ये होना चाहिए। अब क्योंकि इसमें और ऑप्शंस भी हैं वो भी हम चेक कर लेंगे। 5 एंड 7 नहीं हो सकता, थैंकफुल और इम्पल्सिव नहीं था। 1 एंड 3 रीअश्योर्ड एंड क्यूरियस भी नहीं था। 1, 3 एंड 7 रीअश्योर्ड, क्यूरियस और इम्पल्सिव भी नहीं था। अब 2, 4 एंड 6 में देखते हैं। डिसअपॉइंटेड डेफिनेटली था, डीमोटिवेटेड भी था और डिसहार्टन भी था। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दैट इज डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड एंड डिसहार्टेंड। तो मैंने आपको जैसे बताया इस टाइप के एमसीक्यू बहुत कंफ्यूज करते हैं, पर आप बिल्कुल मत डरिएगा। सबसे पहले आप वो चूज कर लीजिए जो आपको पता है। जैसे कि मैंने इसमें डिसअपॉइंटेड चूज कर लिया, तो मुझे पता है कि जिस आंसर में 2 ऑप्शन होगा वो तो मुझे सिलेक्ट करना ही है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो मैं चूज करूंगा कि उन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो हमने यहाँ पे दिख गया बी में ही है सिर्फ 2 और कहीं पे नहीं है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज द वर्ड रू करेक्टली। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो एमसीक्यू आएंगे सबसे पहले आपको समझना है कि क्या उसके अंदर ऑप्शन चूज करना है डज नॉट है या डज है। तो यहाँ पे वर्ड रू को हमने देखना है कि कहाँ पे इनकरेक्टली यूज किया गया है। रू का मतलब होता है डीप रिग्रेट, यानी कि अंदर से बहुत पछतावा करना, परेशान होना, किसी चीज को रिग्रेट करना। पहला सेंटेंस है द फिल्म वॉज अ डिजास्टर, मतलब फिल्म बहुत ही बेकार थी। एंड ही रिव्यूड हिज, तो जो एक्टर था उसने रिग्रेट किया डिसीजन ऐड करने का। तो ये ठीक है, दिस इज करेक्ट, देयर इज नो एनी इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ड रू। नेक्स्ट है आई एम श्योर शी रिव्यूड द डे शी लिसन टू अ फॉर्चून टेलर। तो यहां पे है आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि वो रिग्रेट कर रही होगी कि फॉर्चून, क्योंकि आप किसी पंडित के पास, किसी फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ ऐसा बता देते हैं जिससे कि आप दुखी हो सकते हैं। फिर आप बोलते हैं यार काश मैं वहां गया ही नहीं होता, मेरा दिन खराब हो गया, आई एम डीपली रिग्रेटिंग गोइंग टू दैट फॉर्चून टेलर। तो आई एम श्योर शी रूड द डे इज ऑल्सो करेक्ट। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर आई रिव्यूड माई डिसओबीडियंस एंड माई डिसीट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा जब मुझे रिग्रेट हुआ कि मैं बड़ों की बात नहीं मानता था, मैं लोगों को धोखा देता था, उसका मुझे रिग्रेट हुआ। तो ये भी ठीक है। अदर्स फाइनली लू, द वन हु इज डिसऑनेस्ट इज हार्टलेस। और लोग रिग्रेट करते हैं उन लोगों के लिए जो कि डिसऑनेस्ट से हार्टलेस होते हैं। आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट। जो खुद डिसऑनेस्ट और हार्टलेस हो वो तो रिग्रेट कर सकता है, कोई और रिग्रेट क्यों करेगा। सो आंसर फॉर दिस स्टूडेंट्स वेयर इट इज नॉट बीन यूज रू द वर्ड करेक्टली इज अदर्स फाइनली रू द वन हु इज डिसऑनेस्ट एंड हार्टलेस। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज, इफ यू आर एंजॉइंग दिस एंड इफ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम, डेफिनेटली प्लीज स्टूडेंट्स इनको लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्योंकि बहुत अलग सा एक एमसीक्यू है और स्पेसिफिकली इस पोएम में ये आया है, तो आप जरा ध्यान से इसको सुनिए। सिनेक्डोके is a poetic device that uses a part to represent the whole. Example, that's a great set of wheels. Set of wheels has been used for car. तो आप किसी अच्छी गाड़ी में आ रहे हो ना, कोई बोलेगा oh that's great set of wheels. तो set of wheels जो है यहाँ पे synecdoche है, poetic device है और it has been used for car. तो यहाँ पे ऑप्शन है pick an example of synecdoche from the poem. Let's see क्या क्या ऑप्शन है। Has given my heart a change of mood. First option, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, and saved some part of a day I had rued. So students आप देखेंगे यहाँ पे set of words जो है has given my heart a change of mood. ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपको बता रहा है कि पोएट का दिल या उसकी जो फीलिंग्स थी वो कैसे चेंज हुई, हाउ द पोएट वाज फीलिंग एंड हाउ व्हाट चेंजेस इट हैपेंड। और बाकी ऑप्शन में द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी, इसमें कुछ
We can't make any set of words representing something. Dust of snow from a hemlock tree, इसका भी कुछ नहीं आ रहा समझ में. And saved some part of a day I rode, इसका भी नहीं समझ में आ रहा. So इसमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा set of words पूरी feelings जो poet feel कर रहा था उसको बारे में बता रहा है. So this is the correct answer. Let's go to the next question. Choose the option showing the reason not. आप ध्यान रखना, does not या does जहाँ पे आएगा उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है. Choose the option showing the reason not corresponding with a crow shook down on me the dust of snow. तो स्टूडेंट्स ये जो पोएम का जो पार्ट था हम एक बार आप पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एक्सट्रैक्ट में. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. यानी कि जैसे कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर शुक किया, डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी. कहाँ से? हेमलॉक ट्री से. तो इसमें क्या कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा? ऑप्शंस हैं द क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. बिल्कुल इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि जब क्रो बैठेगा ब्रांच ट्री पे तभी तो डस्ट ऑफ स्नो गिनेगी. द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड, ये भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ठंड होगी तभी तो शिवर कर रहा होगा, हो सकता है उसके कारण वो हिल रहा होगा जिसके कारण ब्रांच हिली और डस्ट ऑफ स्नो गिरी. सो इट डज कॉरेस्पॉन्ड विद दैट ऑल्सो. द रीएडजस्टमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच, उसके कारण भी हो सकता है जब क्रो बैठ गया ब्रांच पे वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो गिर गई. किस पे गिरी? पोएट पे. ये भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. लास्ट ऑप्शन है द कॉइंग ऑफ द क्रो हिडन इन द फॉलिएज. तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट ऑप्शन है द कॉइंग ऑफ द क्रो, इसका मतलब जब जो क्रो होता है जब वो काऊ काऊ करता है उसको कॉइंग कहते हैं, और जब वो पेड़ों में छुप के काऊ काऊ करता है तो उसको कहा जाता है. तो लेकिन हमारी जो पोम है उसमें ये जो पार्ट है शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो यहाँ तक, इसमें यहाँ पे ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता. उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि क्रो काऊ काऊ कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू. ये मैंने आपको कवर कर दिया है. अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स दैट विल बी फ्रॉम फायर एंड आइस. आई होप you are enjoying these videos. If you are, please do like, subscribe and share my channel, and I wish you all the success, good luck and happiness in life. Keep watching and keep sharing, and after this don't miss to watch the Fire and Ice extract based MCQ for term 1. Thank you.